अपन सामाजिक ज्ञान कक्षा 10 की ऑनलाइन क्लास में लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण यानी लोकतंत्र के गुण और दोष समझेंगे। वर्तमान में प्रचलित शासन प्रणालियों में अगर देखा जाए तो विश्व की सबसे अच्छी शासन प्रणाली लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित जो शासन प्रणाली है ना, लोकतांत्रिक शासन, उसी को माना जाता है। परंतु फिर भी बर्ग जैसे विद्वानों ने पूर्ण लोकतंत्र को लज्जाहीन अवधारणा माना है। वहीं लावेल जैसे विद्वानों ने इसे सर्वश्रेष्ठ शासन भी माना है। लोकतंत्र सही या गलत, अच्छी या बुरी शासन प्रणाली है, इसके लिए हमें या इसके परीक्षण के लिए हमें इसके गुण और दोषों को समझना जरूरी है। लोकतंत्र के गुण निम्नलिखित हैं। अब एक एक पहले गुण फिर दोष पढ़ेंगे। तो लोकतंत्र के आलोचनात्मक परीक्षण के लिए पहले गुण पढ़ेंगे। पहला गुण है सार्वजनिक हित में वृद्धि करता है। यानी ये लोकतांत्रिक शासन जो है ना, वो सार्वजनिक हित में वृद्धि करता है। तो प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। यानी जनता चुनाव में भाग लेकर के अपने वोट डाल करके जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, वो एक निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं। वे सार्वजनिक हित में वृद्धि करने के वायदे के आधार पर चुनाव लड़ते हैं और ये जो प्रतिनिधि बनते हैं ना, वो सार्वजनिक हित में वृद्धि के वायदे करके जनता से वोट मांगते हैं और एक निश्चित अवधि के लिए चुनाव जीतकर आते हैं। फिर उन्हें दोबारा अवधि पूरी होने पर चुनाव लड़ना होता है। अतः ये जनप्रतिनिधि जो चुने जाते हैं ये जनता के प्रति रहते हैं, क्योंकि अगर ये अपने वायदे जो पिछले चुनाव में किए वो अगर पूरे नहीं करेंगे तो जनता उनको अगले चुनाव में हरा देगी। इसलिए ये जनप्रतिनिधि उत्तरदायी रहकर सार्वजनिक हित में शासन करते रहते हैं। तो ये पहला गुण हुआ। दूसरा कार्यकुशल शासन, यानी लोकतंत्र शासन प्रणाली को अन्य शासन प्रणाली से अधिक कार्यकुशल प्रणाली बनाता है या मानी जाती है, जिसके अनेक कारण है। ये क्यों है कार्यकुशल? क्योंकि इसके कई कारण हैं। जैसे इस शासन प्रणाली में नीतियां जनता की इच्छाओं यानी जनता की राय को ध्यान में रखकर निर्मित की जाती है या बनाई जाती है, जिसके कारण शासन को, अब जब जनता से राय लेकर के शासन की नीतियां बनाई जाएगी तो जनता उनको सहयोग ज्यादा करेगी। तो इसलिए इस शासन प्रणाली को जनता का सहयोग मिलता है। शासनकर्ता जनता के प्रति उत्तरदायी तथा कुशल रहकर ही शासन करते हैं। अब अपन लोकतंत्र का जो तीसरा गुण है वो है सार्वजनिक शिक्षा का साधन। लोकतांत्रिक या लोकतंत्रात्मक शासन में सार्वजनिक समस्याओं यानी जो सार्वजनिक समस्याएं होती हैं उन पर जनता अपनी राय प्रकट करती है और सामान्य जनता जनमत निर्माण के साधनों जैसे आम चुनाव के अंदर चुनाव के माध्यम से विभिन्न समस्याएं जो सार्वजनिक होती है उन पर अपना मत प्रकट करती है। यानी सामान्य जनता भी जनमत निर्माण के साधनों जैसे आम चुनाव है उनके माध्यम से अपनी समस्या है उनके प्रति क्या सोच रखती है उसके आधार पर अपना वोट डाल करके या मत प्रकट करती है। प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहते हैं। यानी लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक जो संविधान ने अधिकार दिए हैं या जो कर्तव्य बताए हैं वो कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति हमेशा जागरूक रहते हैं। और इस शासन में जनता बड़े हितों के लिए यानी देश के जो बड़े हित हैं या जो सार्वजनिक जो बड़े हित हैं उनकी पूर्ति के लिए छोटे छोटे जो हित होते हैं उनका त्याग करना भी सीख जाते हैं। चौथा, नैतिक शिक्षा प्रदान करने का साधन। यह व्यक्ति को नैतिक शिक्षा भी प्रदान करता है।
लावेल ने कहा है कि लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता, यानी लावेल कहते हैं कि लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता, पवित्रता आदि की भावना को मजबूत करता है। ब्राइस के अनुसार लोकतंत्र में व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ब्राइस भी कहते हैं कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जिनके कारण उसके व्यक्तित्व का विकास होता रहता है, यानी उसका चारित्रिक, मानसिक, शारीरिक विकास होता रहता है। वह कर्तव्यपरायण बन जाता है और वो अपने कर्तव्यों को पालन करना सीख जाता है इसके माध्यम से। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में व्यक्ति पारंपरिक जो संकीर्ण सोच होती है उसमें न रह करके सार्वजनिक हित के बारे में सोचता है, यानी इस शासन प्रणाली में मतलब अपने परिवार की जो हितों की बात है ना, उसको छोड़ करके सबके भलाई के लिए बारे में सोचने लग जाता है, जिससे उसमें आपसी सहयोग की भावना, सहिष्णुता, उदारता व सहानुभूति जैसे गुणों का विकास भी होता है। पांचवा, देशभक्ति की शिक्षा भी प्रदान करता है, यानी लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जो अपने नागरिकों में देशभक्ति की शिक्षा भी प्रदान करता है। लोकतंत्र नागरिकों में राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास करता है। इसमें राष्ट्र यानी राज्य या देश जो होता है ना, उसको शासक वर्ग की संपत्ति नहीं माना जाता, यानी शासन करने वाले की संपत्ति नहीं माना जाता है इसमें, बल्कि इसे संपूर्ण जनता की संपत्ति माना जाता है। इस कारण जनता में राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास होता है, यानी जब पूरा राष्ट्र जो है ना, उसके अंदर, लोगों के अंदर जब ये भावना होती है कि राष्ट्र हमारा है, तो उसके अंदर अपने देश के प्रति लोगों में प्रेम की भावना जागृत होती है। जैस नील ने कहा है कि लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देता है या बढ़ाता है। छठा जो गुण है वो है क्रांति से सुरक्षा देता है, यानी लोकतंत्र में छठा जो गुण है वो यह है कि ये शासन प्रणाली जो है ना, क्रांति होने से भी हमें बचाती है या क्रांति से सुरक्षा देता है। कैसे? तो क्रांति की आशंका उन राज्यों में होने की बनी रहती है, यानी उन राज्यों में क्रांति होने की संभावना ज्यादा रहती है जहां शासन की शक्ति किसी एक वर्ग विशेष के हाथों में होती है, जो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं रहता है, और वो वर्ग जिसके हाथों में शासन की सत्ता रहती है वो वर्ग जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं रहता है। इसके विपरीत देखें तो लोकतंत्र में शासन की शक्ति जनता में निहित रहती है, लेकिन इसके विपरीत देखें तो लोकतंत्र में शासन की शक्ति, अंतिम शक्ति जनता में मानी जाती है। अतः जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव के द्वारा चयन करती है, यानी एक निश्चित अवधि के बाद लोकतंत्र में चुनाव होते हैं और चुनाव में जनता वोट डाल करके अपने प्रतिनिधि का चयन करती है। ये प्रतिनिधि मिलकर सरकार का गठन करते हैं और शासन का संचालन जनता के प्रति उत्तरदायी रहकर करते हैं। लोकतंत्र में प्रतिनिधि जनता से किए हुए वायदे नहीं निभाए या पूरे नहीं करे तो आगामी चुनाव में जनता अपनी असहमति अर्थात विपरीत वोट डाल करके उन्हें पराजित कर देती है। अतः लोकतंत्र में जो असहमति, यानी मतलब अगले चुनाव में जनता अगर पूरे वादे नहीं हुए तो असहमति का अधिकार होता है लोकतंत्र में, उस अधिकार के द्वारा जो है ना विपरीत वोट डाल करके उनको हरा देती है। अतः लोकतंत्र में असहमति का अधिकार दिए जाने के कारण लोगों को असहमति का अधिकार होता है ना, वादे पूरे नहीं हुए तो वो अपना वोट दूसरे को दे सकता है, तो इस तरह से वो अपना गुस्सा विपरीत वोट डाल करके निकाल लेती है। इस कारण इस लोकतंत्र में क्रांति की संभावना नहीं रहती है। सातवां, समानता व स्वतंत्रता पर आधारित शासन, यानी ये जो शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, वो समानता और स्वतंत्रता ये दोनों अधिकार देती है लोगों को,
इसलिए इस पर आधारित शासन प्रणाली के कारण लोकतंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता की धारणा को स्वीकार करता है। यानी हर व्यक्ति को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार है, इस बात में ये विश्वास करता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष यानी कानून के सामने प्रत्येक भारतीय को समकक्ष माना जाता है, समान माना जाता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, धर्म, भाषा, लिंग या जन्म स्थल के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। 8वां गुण स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना। लोकतंत्र में नागरिकों को संविधान द्वारा जो अधिकार दिए जाते हैं, उन अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षण तथा विधायिका व कार्यपालिका के द्वारा बनाए हुए कानूनों से होने वाले अत्याचारों से बचाने के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना भी की जाती है। न्यायपालिका शासन को उसके संवैधानिक मर्यादाओं में रहकर के कार्य करने के लिए जो है ना पाबंद भी करती है। 9वां जो गुण है विश्व शांति का समर्थक। विश्व शांति का समर्थक माना जाता है लोकतंत्र। विश्व की जो अन्य शासन प्रणालियां हैं, जैसे अधिनायक तंत्र है, सैनिकवाद है ना, राजतंत्र है, कुलीन तंत्र है, ये शासन प्रणालियों में कठोर सैनिकवाद होता है। ये जो है ना संघवाद या सरकार में विश्वास नहीं करती है, विस्तारवाद में विश्वास करती है, और इन्होंने विश्व शांति को अनेक बार खतरा भी पहुंचाया है। जबकि लोकतंत्र जो है वो विश्व शांति का समर्थक है। वो प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के आधार पर जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है और वह सहअस्तित्व में विश्वास करता है तथा ये संविधान में विश्वास करता है। इसके अलावा विश्व में अगर कहीं भी दो देशों के बीच अगर विवाद होता है तो उस विवाद को शांतिपूर्ण मध्यस्थता के द्वारा, आपसी बातचीत के द्वारा सुलझाने में भी विश्वास करता है। 10वां अन्य गुण। अन्य गुण में अपन ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र संविधान में विश्वास करता है, लोकतंत्र संविधान में विश्वास करता है तथा शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान आदि के विकास में भी विश्वास करता है। तो ये अपन ने लोकतंत्र के जो है ना गुण पढ़े। अब लोकतंत्र के दोष पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, अपन ने लोकतंत्र के गुण पढ़ा, अब अपन लोकतंत्र के दोषों को यहाँ समझेंगे। तो लोकतंत्र को वर्तमान समय की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली माना जाता है। यानी आज विश्व में सबसे अच्छी शासन प्रणाली लोकतंत्र को ही माना जाता है। फिर भी इसमें निम्नलिखित दोष बताए जा सकते हैं या गिनाए जा सकते हैं। अब इसको प्रश्न के रूप में ऐसे भी पूछ सकता है कि लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क कौन कौन से दिए जा सकते हैं। यानी एक अच्छी शासन प्रणाली देंगे, इसके विपक्ष में कोई तर्क दीजिए, तो दोषों को ही विपक्ष में तर्क गिनाएंगे। पहला दोष या विपक्ष में तर्क है लोकतंत्र की व्यक्ति के संबंध में लोकतांत्रिक धारणा जो है वो भ्रमपूर्ण है। यानी लोकतंत्र की व्यक्ति के संबंध में जो धारणा है वो एक तरह से लोकतांत्रिक धारणा भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र व्यक्ति को बुद्धि व विवेकशील मानता है। यानी लोकतंत्र व्यक्ति को बुद्धि वाला और विवेकशील मानकर उसे मताधिकार तथा राजनीतिक निर्णय करने का अधिकार देता है। परंतु आलोचकों का मानना है कि व्यक्ति अपने बुद्धि के द्वारा निर्णय करके मूल संवेगों व आवेगों से संचालित होता है। यानी व्यक्ति में बुद्धि होती है, विवेक भी होता है, लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि व्यक्ति अपने मूल संवेगों से
और आवेगों से संचालित होता है। यानी उस समय की जो स्थिति है, उस समय जैसा मन होता है या भावनाएं होती है, उसके हिसाब से वो अपना निर्णय करता है। अतः वह अपने मत के अधिकार का प्रयोग उस समय की परिस्थितियों व अन्य कारकों या कारणों से प्रभावित होकर निर्णय करता है। वोट देते समय उसके उस समय की परिस्थिति जैसी होती है उसके हिसाब से वो वोट डालता है। वास्तविक रूप से देखें तो व्यक्ति भीड़ को देख करके भी मत देता है और कई बार लालच में भी वोट डाल देता है। इस कारण से लोकतंत्र को भीड़ तंत्र भी कहा जाता है। यानी जिस उम्मीदवार के पक्ष में या जिस दल के पक्ष में ज्यादा लोगों की संख्या होती है उसको देख करके भी कई बार प्रभावित हो जाता है, इसलिए वोट देने से इसको भीड़ तंत्र भी कहा जाता है। दूसरा दोष जो है वो है राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। राजनीतिक दलों का जो निर्माण है वो कहीं को तो राष्ट्र हित में किया जाता है। कोई भी राजनीतिक दल का निर्माण होता है तो उसका उद्देश्य राष्ट्र हित बताया जाता है। वे जनता के उत्थान के लिए अनेक सामाजिक व आर्थिक नीतियों तथा कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करते हैं, किंतु वास्तविकता में या व्यवहार में देखें तो वे राष्ट्र हित के स्थान पर दलीय हितों यानी दल भक्ति की भावना को ज्यादा महत्व देते हैं। यानी राष्ट्र हित की भावना के बजाय वो दल का हित ज्यादा से ज्यादा दल के हित को ज्यादा महत्व देते हैं। तो इसलिए ये राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव भी जो है लोकतंत्र में एक दोष पाया जाता है। तीसरा, बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। यानी जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो लोकतंत्र में उदासीन रहता है। कैसे? तो वो देखेंगे लोकतंत्र में व्यक्ति के गुणों को नहीं देखा जाता, बल्कि ये देखा जाता है कि उस व्यक्ति के समर्थक कितने हैं। यानी किसी व्यक्ति में गुण खूब है लेकिन फिर भी उसके साथ कोई आदमी नहीं बैठता है, साथ नहीं देता है, बल्कि एक कई बार देखा जाता है कम गुण वाले व्यक्ति के पास भी बहुत ज्यादा उसके समर्थक होते हैं। तो इस कारण समाज का बुद्धिजीवी वर्ग इस व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता है। जो दोष है वो है संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन। यानी लोकतंत्र संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन माना जाता है। कैसे? कि युद्ध व अन्य प्रकार के संकटों की स्थिति में यह शासन प्रणाली उपयोगी नहीं होती है। यानी अगर मान लो युद्ध की स्थिति है या अन्य प्रकार के कोई संकट आ गए, जैसे अभी कोरोना का संकट है, ऐसी स्थिति में यह शासन प्रणाली उपयोगी नहीं हो पाती है, क्योंकि लोकतंत्र में निर्णय करने के लिए विभिन्न स्तरों की सहमति लेना आवश्यक होता है। अब लोकतांत्रिक शासन जहाँ होता है वहाँ निर्णय जो लिए जाते हैं वो विभिन्न स्तरों से लिए जाते हैं, उनकी सहमति से लिए जाते हैं, जिसमें समय अधिक लगता है और जबकि संकटों के समय निर्णय शीघ्र निर्णय लेना आवश्यक होता है। इस कारण कई बार लाभ के स्थान पर नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। इसलिए लोकतंत्र कमजोर शासन भी सिद्ध हो जाता है। तो ये चौथा दोष हुआ। पांचवा, शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण होता है। यानी ये कहा जाता है कि लोकतंत्र है ना नागरिकों को या जनता को शैक्षणिक यानी शिक्षा देता है। तो ये एक दावा जो है ना भ्रमपूर्ण है। कैसे है कि लोकतंत्र का ये दावा पूरी तरह से भ्रमपूर्ण है कि यह व्यक्ति को नागरिक शिक्षा व नैतिक शिक्षा तथा राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देता है। वास्तविकता में देखा जाए तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को किसी राष्ट्रीय समस्या के मुद्दे पर अपने दल के हितों को या दल के हितों की स्वार्थ की पूर्ति को ध्यान में या उनको दृष्टि में रखते हुए विचार करके उसे राष्ट्रीय हित बता करके
प्रचार प्रसार करते हैं। वे एक दूसरे दल पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर जनता के विभिन्न वर्गों को अपने प्रभाव में लाने के लिए उनकी भावनाओं को भड़काते रहते हैं, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस प्रणाली का शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण है। छठा दोष, सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय। लोकतंत्र में एक दोष ये भी है कि सार्वजनिक धन जो है और जो समय है उसका अपव्यय होता है। कैसे होता है कि लोकतंत्र में शासन की नीतियों के निर्धारण व कानून बनाने में अनेक प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। यानी नीतियां कार्यक्रम जो बनाए जाते हैं उनके लिए अनेक प्रक्रियाओं का पालन करना होता है, जिनमें अत्यधिक समय भी लगता है और धन का भी अपव्यय हो जाता है। इसी प्रकार लोकतंत्र में चुनावी जो प्रक्रिया होती है उस चुनावी प्रक्रिया में भी राष्ट्रीय धन तथा समय की बहुत हानि होती है। इसलिए गरीब देशों के लिए ये लोकतंत्र धन की दृष्टि से बहुत ही खर्चीली प्रणाली है। इसमें विकास की गति भी धीमी होती है। पढ़ेंगे यानी अपन 7वां दोष पढ़ेंगे तो मतदाता का उदासीन होना, यानी जो वोट डालने वाले लोग हैं उनका उदासीन होना भी इस लोकतंत्र का एक दोष है। कहने में तो लोकतंत्र जनता का शासन कहलाता है, यानी कहने में तो अपन ये कहते हैं कि लोकतंत्र जनता का शासन होता है, जनता के द्वारा चुन के भी जो प्रतिनिधि जाते हैं वो लोग मतलब शासन करते हैं। किंतु वास्तविकता में देखें तो चुनाव में सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग करने में उदासीन रहते हैं, यानी सब लोग वोट नहीं डालते हैं। सभी राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों तथा शासन के अनेक प्रयासों के बाद भी आज तक चुनाव जो हुए हैं उनमें मतदान करने वालों का प्रतिशत लगभग 60 से 70% के बीच ही रहा है, जिसके कारण कई बार कम योग्यता वाले व अवसरवादी उम्मीदवारों का चयन चुनाव में हो जाता है। अतः इससे स्पष्ट हो जाता है, इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रणाली में सभी लोग वोट नहीं डालते, यानी मतदाता सभी जो है ना भाग नहीं लेते, इसलिए मतदाता उदासीन रहता है, ये भी कहा जाता है। 8वां जो दोष है वो अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। वैसे तो अपन ने पढ़ा है कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन प्रणाली होती है, लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि लोकतंत्र एक अनुत्तरदायी शासन प्रणाली है। कैसे है कि सैद्धांतिक रूप से ये कहा जाता है कि लोकतंत्र जनता के प्रति उत्तरदायी शासन प्रणाली है, किंतु वास्तविकता में देखें तो जब सरकार में जो दल होता है, यानी जब कोई दल है ना सरकार में है, तो वह अपने शासन में जो भी असफलता होती है उस असफलता के लिए विरोधी दल को यानी विपक्षी दल को जिम्मेदार बताने लग जाता है और बताने का आरोप लगाता है या जिम्मेदार बताता है। इसी तरह विपक्षी दल सरकार की असफलताओं के लिए स्वयं सत्ताधारी दल की नीतियों को उत्तरदायी ठहराने का प्रयास करता है। इस कारण इस शासन प्रणाली को अनुत्तरदायी शासन प्रणाली कहा जाता है। 9वां अन्य दोष। अब अन्य दोष में जैसे लोकतंत्र को आलोचक विश्व शांति का समर्थक भी नहीं मानते। इसके अलावा लोकतंत्र के बारे में
कहा जाता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा समानता का अधिकार दिए जाते हैं। जबकि वास्तविकता में देखें तो कोई भी व्यक्ति उनमें अधिकारों या स्वतंत्रताओं का उपयोग तब तक नहीं कर पाता है जब तक कि वह आर्थिक रूप से मजबूत या सक्षम, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होता। देखो, टैनी में ये कहा जाता है कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को मतलब स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दिया जाता है या स्वतंत्रता दी जाती है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो व्यक्ति इनमें समानता और स्वतंत्रता का उपयोग तभी कर पाता है जबकि व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम हो, तभी वो अपने राजनीतिक अधिकारों यानी मतदान का भी स्वतंत्र होकर मतलब उपयोग कर पाएगा। अन्यथा कोई भी है ना उसको लालच में वोट जो है अपने पक्ष में करवाने के लालच दे करके भी वोट ले लेता है, या किसी पैसे वाला आदमी गरीब आदमी को धमका करके लालच दे करके कैसे भी उसका वोट खरीद लेता है। इसलिए व्यक्ति के बारे में ये जो कहा जाता है कि लोकतंत्र में व्यक्ति को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार है, तो लोकतंत्र में इन दोनों अधिकारों का उपयोग वो तभी कर पाएगा जब वो आर्थिक रूप से भी सक्षम